दोस्तों, ज़रा आंखें बंद करके सोचिए। हमारे पैरों के नीचे फैला हुआ महासागर, जिसकी सतह पर चमकते लहरों को हम रोज देखते हैं, उसके नीचे एक पूरी दूसरी दुनिया मौजूद है जो हमारी आंखों से छुपी रहती है। अब सोचिए, उसी गहरे अंधेरे में ऐसे खजाने पड़े हैं जिनकी कीमत सोने चांदी से नहीं बल्कि लाखों करोड़ों गुना ज्यादा आंकी जा रही है। यह कोई किस्से कहानियों की बात नहीं, ये असल दुनिया की सच्चाई है। और आज हम उसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि समुद्र की तलहटी में क्या क्या मिल सकता है, यह खजाना कितना कीमती है, कौन कौन से देश और कंपनियां इसे निकालना चाहती हैं, किन किन तरीकों से यह निकाला जाता है, इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ सकता है और क्या भारत इस दौड़ में शामिल है। ये वीडियो उस तरह तैयार किया गया है कि आप शुरुआत से लेकर अंत तक रुके रहें। हर हिस्से में हम नई जानकारी, दिलचस्प तथ्य और ऐसे दृश्य देंगे जिनसे आपकी समझ और जिज्ञासा दोनों बढ़ेंगी। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ समुद्र की उन सुनामी सी गहराइयों में जहाँ खजाना और खतरा दोनों साथ साथ मौजूद हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वास्तव में क्या मिला हुआ है समुद्र की गहराई में। कुछ हिस्सों में, खासकर पृथ्वी के मध्यवर्ती मिड ओशन रेंज के पास और कुछ विशेष बेल्टों जैसे क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में, समुद्र के तल पर छोटे छोटे गोल गोल गांठे बिखरे मिलते हैं। इन्हें कहते हैं मैंगनीज नोड्यूल्स। दिखने में ये छोटे पत्थर जैसी गांठें हैं, पर इनके अंदर निकेल, कोबाल्ट, कॉपर और मैंगनीज जैसे धातु होते हैं। यही धातु आज की बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक इंडस्ट्री की रीढ़ है। इसके अलावा कुछ इलाकों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास पॉलीमेटेलिक सल्फाइड डिपॉजिट्स मिलते हैं, जिनमें कॉपर, जिंक और कभी-कभी सोने की मात्रा भी पाई जाती है। और चट्टानों की सतह पर जमा कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट्स भी हैं, जो खासकर कुछ ऊंचे अंडर वाटर माउंट्स और सी माउंट्स पर पाए जाते हैं। इन सब का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि पृथ्वी की मिट्टी में उपलब्ध रेयर मेटल्स सीमित हैं और नई ऊर्जा क्रांति, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल स्टोरेज के लिए इनकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि यह खजाना वास्तव में कितना कीमती हो सकता है। वैज्ञानिकों और आर्थिक विश्लेषकों के अनुमान अलग अलग हैं, पर संयुक्त रूप से माना जाता है कि सिर्फ क्लेरियन क्लिप्टन जोन में ही इतनी मात्रा में मेटल्स हैं कि वे दशकों तक वैश्विक उद्योगों की मांग पूरी कर सकें। कुछ कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स कहते हैं कि यदि इन्हें व्यावसायिक स्तर पर निकाला जाए तो इनके मूल्य का आकलन ट्रिलियंस डॉलर में होगा। पर यहाँ पर यह भी समझें कि मूल्य केवल धातु के मार्केट प्राइस पर निर्भर नहीं करता। लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग, पर्यावरणीय अनुपालन, रॉयल्टी और जियोपॉलिटिक्स भी कीमत का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इसलिए यह सिर्फ खजाना नहीं है, यह एक पूरी नई इंडस्ट्री बन सकती है, और वही इंडस्ट्री दुनिया के भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स को भी बदल सकती है। तो कौन कौन यहाँ लड़ रहे हैं? आज की दुनिया में इस स्पर्धा में कई देशों के साथ साथ कुछ बड़े कॉरपोरेट्स भी हैं। चीन लंबे समय से एक्सप्लोरेशन में सक्रिय रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया में स्ट्रॉन्ग डीप सी टेक्नोलॉजी है। नॉर्वे और रूस के पास भी अंडरवाटर उद्योग में लंबा अनुभव है। कई छोटे पैसिफिक द्वीप राष्ट्रों ने भी अपने आर्थिक हितों के लिए कंपनियों को सी बेड एक्सप्लोरेशन की अनुमति दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA), एक यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के अंतर्गत बनी एजेंसी, हाई सीज के सी बेड पर होने वाली एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन को लाइसेंस देती है। ISA का सिद्धांत ये है कि हाई सीज का सी बेड कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है, जिसका लाभ समूचे मानव समुदाय को मिलना चाहिए। पर वास्तविक राजनीति में बड़े देश और बड़े प्लेयर्स प्रेशर डालते हैं कि नियम उनके फ़ायदे के हिसाब से हों। यही वह जद्दोजहद है जो अभी चल रही है। अब तकनीकी पक्ष पर आते हैं। ये नोड्यूल्स और क्रस्ट्स कैसे निकाले जाते हैं और एक्सट्रैक्शन में क्या क्या चुनौतियां आती हैं। सबसे सामान्य प्रस्तावित तरीका जायंट कलेक्टर सिस्टम्स है। ऐसे हैवी ROVs, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, सीबेड पर चलते हैं, नोड्यूल्स को उठाते हैं और राइजर पाइप के थ्रू सरफेस वेसल तक भेजते हैं। वहाँ नोड्यूल्स को प्रोसेस किया जाता है और धातु एक्सट्रैक्ट की जाती है। पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स के लिए स्पेशल कटिंग और सक्शन सिस्टम्स का कल्पना किया गया है। वेंट्स के पास डिपॉजिट्स काटे जाते हैं और स्लरी बनाकर ऊपर भेजा जाता है। टेक्नोलॉजी का एक बड़ा चैलेंज है सेडिमेंट प्लूम, मीनिंग जब आप सीबेड डिस्टर्ब करते हैं तो फाइन सेडिमेंट्स पानी में उठकर सस्पेंडेड रहते हैं और बहकर दूर तक फैलते हैं। ये प्लूम प्लैंकटन, लार्वे और बेंथिक फीडर्स के लिए घातक हो सकता है। इसके अलावा सबसी प्रोसेस, एनर्जी सप्लाई, टेथर्ड केबल्स का स्ट्रेन, सरफेस वेसल की स्थिरता और बेहद भारी लागत
सब मिलकर इसे मुश्किल बनाते हैं। यही कारण है कि अभी कमर्शियल माइनिंग केवल कुछ पायलट स्टेज और ट्रायल में है, बड़े पैमाने पर नहीं शुरू हुई। पर एनवायरमेंटल खतरे कितने बड़े हैं? वैज्ञानिकों का आकलन कहता है कि डीप सी इकोसिस्टम बहुत धीमी गति से रीजनरेट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ दर इतनी कम है कि डिस्टर्ब्ड साइट्स का रिकवरी सैकड़ों या हज़ारों साल में हो सकता है, जो एसेंशियली इरिवर्सिबल जैसा है। हाइड्रोथर्मल वेंट कम्युनिटीज़ और डीप सी कॉरल्स जैसे इकोसिस्टम्स यूनिक स्पीशीज़ का घर हैं। कई स्पीशी केवल एक पर्टिकुलर साइट पर मिलती हैं और उनकी एक्सटिंक्शन का मतलब जैव विविधता की अनमोल क्षति है। सेडिमेंट प्लूम के कारण सरफेस फिशरीज पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स डिक्लाइन होंगे और फूड वेब प्रभावित होगी। इसके अलावा डीप सी में कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का भी रोल माना जाता है। अगर सेडिमेंट्स डिस्टर्ब होते हैं तो कहीं से ग्रीनहाउस गैस रिलीज का थियोरेटिकल रिस्क भी जुड़ा हुआ है। इसलिए कई एनवायरमेंटलिस्ट्स और मरीन बायोलॉजिस्ट्स एक मॉरेटोरियम यानी तत्काल कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन पर रोक की मांग कर रहे हैं, जब तक कि लॉन्ग टर्म बेसलाइन स्टडीज़ और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स पूरी तरह न हों। अब चलते हैं आर्थिक और सामाजिक सवालों की ओर। यदि कमर्शियल माइनिंग शुरू हो गया तो किसका फ़ायदा होगा? क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोपोर्शनेट शेयर मिलेगा? क्या स्मॉल आइलैंड स्टेट्स जिनके ईईजेड के पास डिपॉजिट्स हैं, वे सही कॉम्पेंसेशन पाएंगे? इन सब का जवाब आईएसए और इंटरनेशनल नेगोशिएशंस पर निर्भर करेगा। आईएसए को यह सुनिश्चित करना होगा कि लाइसेंस होल्डर्स एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स फॉलो करें, रॉयल्टीज़ फेयर हों और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक्सेसिबल हो। पर दुनिया की राजनीति में पावरफुल नेशंस और मल्टीनेशनल कंपनियों अक्सर ऐसे फ्रेमवर्क को मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सिविल सोसाइटी ओवरसाइट बहुत ज़रूरी हैं। अब भारत के बारे में स्पष्ट बात करते हैं। हाँ, भारत इस रेस में शामिल है। भारतीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज (MOES) सीबेड मैपिंग और पॉलीमेटैलिक नोड्यूल सर्वेज में सक्रिय रहे हैं। भारत ने आईएसए के तहत एक्सप्लोरेशन के लिए इंटरेस्ट दिखाया है और सामुद्रयान जैसे नेशनल प्रोजेक्ट्स की योजना भी बनाई है, जिसका उद्देश्य 6000 मीटर तक जाकर सीबेड सैंपलिंग और इन सिटू स्टडीज़ करना है। सामुद्रयान जैसे मिशन केवल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं, बल्कि साइंटिफिक कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए भी अहम है। डीप सी रोबोटिक्स, प्रेशर रेजिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन और ह्यूमन कैपेसिटी निर्माण के लिए। यदि इंडिया सही तरीके से रिसर्च, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बैलेंस बनाए रखे तो वह इस नई इंडस्ट्री में एक फेयर प्लेयर बन सकता है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे तथ्य साझा करूंगा जो आपके वीडियो को और भी ग्रिपिंग बनाएंगे। एनेक्डोट्स और केस स्टडीज़ जो दर्शकों को बांध कर रखेंगी। क्लारियन क्लिपर्टन, जॉन सी जेड का जिक्र हमने किया। यहाँ पर कई देशों के एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक प्रोमिनेंट केस है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज और स्मॉल आइलैंड नेशंस ने अग्रीमेंट्स किए जिनमें इकोनॉमिक प्रोमिसेस बड़े पैमाने पर दी गईं, पर एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और लोकल बेनिफिट्स पर शंका बनी रही। इसी तरह कुछ एक्सप्लोरेटरी क्रूजेज में आरओवी ने नोड्यूल्स और वेंट फौना की अद्भुत फुटेज दिखाई। बायोल्यूमिनेसेंट क्रीचर्स, ट्यूब वर्म्स एंड वियर्ड फिल्टर फीडर्स। इन विजुअल्स को आप वीडियो में दिखाएंगे तो व्यूअर्स का अटेंशन और इमोशन दोनों जुड़ जाएगा। साथ ही वैज्ञानिक स्टडीज़ की फाइंडिंग्स जैसे सेडिमेंट प्लूम मॉडलिंग रिजल्ट्स, रिकवरी टाइमलाइंस और स्पीसीज लॉस एस्टिमेट्स, इन्हें सरल भाषा में बताइए ताकि क्रेडिबिलिटी बनी रहे। उदाहरण, कुछ रिसर्च पेपर्स ने मॉडल दिखाया कि प्लूम किलोमीटर तक फैल सकता है और 50% रिडक्शन इन लार्वल सेटलमेंट रीजन्स के कारण लोकल फिश स्टॉक्स पर दशकों तक असर होगा। ऐसे आंकड़े दर्शक को सोचने पर मजबूर कर देंगे। अब आते हैं मिटिगेशन और सॉल्यूशंस पर, क्योंकि सिर्फ समस्या बताना ही पर्याप्त नहीं। क्या तरीके हैं जिनसे जोखिम को कम किया जा सके? वैज्ञानिक और इंजीनियर्स कुछ स्ट्रेटजीज प्रपोज कर चुके हैं। लो इम्पैक्ट कलेक्टर्स जो सीबेड को स्क्रैप करने के बजाय नोड्यूल्स को सक्शन से उठाए। एनक्लोज माइनिंग सिस्टम्स जो स्लरी को मिनिमाइज करें। सबसी प्रोसेसिंग ताकि सरफेस ट्रांसपोर्ट कम हो। फेज्ड अप्रोच जहां स्मॉल स्केल पायलट्स पहले एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के साथ हों। लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग नेटवर्क्स विद अकूस्टिक सेंसर्स एंड ऑटोनोमस सैम्पलर्स। बायोडिवर्सिटी ऑफसेट्स और मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज डेजिग्नेशन ताकि कुछ क्रिटिकल हैबिटेट्स परमानेंटली प्रोटेक्टेड रहें। साथ में लीगल सेफ गार्ड्स, स्ट्रिंजेंट लाइसेंस कंडीशंस, एनवायरमेंटल बॉन्ड्स, फाइनेंशियल गारंटीज दैट कैन बी यूज्ड टू रिस्टोर डैमेज एंड रिवोकेशन क्लॉजेज, ये सब ज़रूरी हैं। इन मेजर्स पर आईएसए और नेशनल लेजिस्लेशंस काम कर रही हैं,
पर इन्फोर्समेंट ही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब भविष्य की कल्पना करते हैं, अगर टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर ले और सस्टेनेबल मेथड्स जेन्युइन रूप से डेवलप हो जाए तो डीप सी माइनिंग हमारी ग्रीन ट्रांजिशन को एक्सेलरेट कर सकता है। मोर सप्लाई ऑफ कोबाल्ट एंड निकल कुड लोअर बैटरी कॉस्ट्स, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन जियोपॉलिटिकली डोमिनेटेड टेरेस्ट्रियल माइंस एंड सपोर्ट रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर। पर अगर मिसमैनेज्ड हुआ तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, कोस्टल कम्युनिटीज़ का लाइवलीहुड प्रभावित होगा और ग्लोबल कॉमन्स का इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। इसीलिए यह हमारा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का संकट है। हम किस तरह के वर्ल्ड में रहना चाहते हैं।